नमस्कार। न्यूज़ के खास कार्यक्रम बीजेपी के योद्धा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस कार्यक्रम में लगातार बीजेपी के घोषित उम्मीदवारों के बारे में आपको जानकारी देते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं और 24 पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। लगातार हम उनके लोकसभा में घोषित प्रत्याशियों के बारे में, उनके राजनीतिक सफर के बारे में बता रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति थी इसके बारे में बता रहे हैं और 2014 के सापेक्ष 2019 में किस पार्टी को नुकसान हुआ था मतों का और किस पार्टी के मतों में इजाफा हुआ था, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आज इसी क्रम में हम 4 लोकसभा सीटों को लेकर आए हैं। वो है सागर और आपको बता दें टीकमगढ़, सतना और दमोह। ये 4 लोकसभा सीटें हैं जिसमें आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। बीजेपी ने जिन योद्धाओं को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है उनके बारे में, उनके राजनीतिक सफर के बारे में हम बताएंगे और साथ ही साथ हम 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम और उनका भी विश्लेषण करके बताएंगे। साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक या वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे और उनसे तमाम संभावनाओं पर चर्चा भी करेंगे कि आखिर क्या स्थितियां आगे बन पड़ सकती हैं और अगर जो कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारती है तो उसके बाद से क्या स्थितियां बन पड़ सकती हैं। आज इस कार्यक्रम में हम शुरुआत करेंगे सागर लोकसभा सीट से। सागर लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी उतारा गया है बीजेपी की तरफ से, लता वानखेड़े को, इनके राजनीतिक सफर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। 95 में लता जो मरकोनिया जो है ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ी थी, पहले ही चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी को मात दी थी। यह राजनीतिक सफर लता वानखेड़े का मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है मकरोनिया ग्राम पंचायत और इसमें पहली बार चुनाव लड़ी और अपने प्रतिद्वंदी को मात दी। लगातार 3 बार यहां पर मकरोनिया ग्राम पंचायत की सरपंच रही हैं, 3 बार। आपको बता दें संगठनात्मक जो अनुभव है उसके बारे में बताएं। बीजेपी की सक्रिय कार्यकर्ता हैं लता वानखेड़े, संगठन के कई पदों पर यह रह चुकी हैं लता वानखेड़े। आपको बता रहे हैं संगठनात्मक इनका अनुभव, संगठन में काम करने का अनुभव। सागर महिला मोर्चे की अध्यक्ष रह चुकी हैं लता वानखेड़े। लता वानखेड़े सागर से बीजेपी प्रत्याशी, इनका संगठनात्मक अनुभव। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी हैं लता वानखेड़े। लगातार आपको हम संगठनात्मक अनुभव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं लता वानखेड़े। अब इस वर्तमान में किस पद पर हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। वर्तमान में किस किस पद पर ये सुशोभित विदिशा जिले की संगठन प्रभारी हैं लता वानखेड़े। मध्य प्रदेश भारत सरकार स्काउट गाइड की उपाध्यक्ष हैं लता वानखेड़े और इसके बाद जो इनका पद है उसके बारे में बताएं। मध्य प्रदेश महिला जागृति संस्था की अध्यक्ष हैं लता वानखेड़े। कुर्मी क्षत्रिय समाज की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं लता वानखेड़े। ये है इनकी स्थिति, ये है इनके राजनीतिक जीवन, राजनीतिक सफर, साथ ही संगठनात्मक अनुभव इनको कितना था इसके बारे में हमने आपको बताया और साथ ही साथ वर्तमान में किन किन पदों पर ये सुशोभित है इसके बारे में भी हमने बताया, कार्य इन्होंने जो किया। अब ये जो यहाँ पर 2019 लोकसभा चुनाव के सागर लोकसभा सीट की स्थिति यहां पर दिखाई गई है। इस पाई चार्ट के द्वारा बीजेपी को 62.31% और कांग्रेस को 32.85% वोट मिले, बसपा को 1.96% वोट मिले हैं। तो ये स्थितियां हैं। आपको बता दें फुल स्क्रीन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी को 62.31%, कांग्रेस को 32.85% और आपको बताएं कि बसपा को, जो अभी पाई चार्ट आएगा, बसपा को 1.96% मिला है। अगर जो कोने में थोड़ा सा नजर डालें तो राज बहादुर सिंह बीजेपी से यहाँ प्रत्याशी थे, प्रभु सिंह ठाकुर यहाँ पर कांग्रेस से प्रत्याशी थे और राजकुमार यादव बसपा से प्रत्याशी थे। तो ये स्थिति है। आपको बता दें कि ये जो पाई चार्ट है ये बता रहा है कि किसको कितने प्रतिशत मत मिले। अब आपको हम बता रहे हैं सागर लोकसभा किन पार्टियों को कितने प्रतिशत मतों में इजाफा हुआ या कमी आई। बीजेपी को 8.2% का इजाफा, कांग्रेस यहाँ पर नीचे है, इसे 7.75% मतों का नुकसान हुआ है।
बसपा को भी यहां पर नुकसान हुआ है। यहां पर 0.27% इनके मतों में नुकसान हुआ है 2014 के सापेक्ष। ये है स्थिति। आपको एक बार फिर हम ये चार्ट पे आप एक बार नजर डाल सकते हैं कि इस समय क्या स्थिति थी। बीजेपी को 8.21% का इनके मतों में इजाफा हुआ था। कांग्रेस के मतों में 7.75 की कमी आई थी और 7.5% की कमी आई थी और बसपा को 0.27% की कमी दर्ज की गई थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रेश यादव जुड़ चुके हैं सागर से। सागर, लोकसभा सीट के बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे। लता वानखेड़े को यहां पर चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा है। लता वानखेड़े बीजेपी की योद्धा के रूप में सागर के चुनावी समर में अब कूद चुकी हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहले तो प्रत्याशी यहां पर बीजेपी से राज बहादुर सिंह हुआ करते थे 2019 में, अब इनके स्थान पर जो है लता वानखेड़े को उतारा गया है। क्या कारण हो सकता है? जी कुशवाहा जी, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी सागर लोकसभा के लिए एक महिला की तलाश थी, जो कोई महिला मिली है जो पेशावर की महिला है। तो पिछले जो सांसद थे राज बहादुर जी, उनकी कोई एक्टिविटी पार्टी में लगी नहीं, तो शायद पार्टी ने उन पर विश्वास जताया नहीं। एक बार पार्टी ने लता वानखेड़े जी को विश्वास जताया है अपनी बहुमत के लिए और उनको टिकट दिया है। जी, लेकिन अगर जो देखा जाए राज बहादुर सिंह अगर जो 2019 में ये चुनाव मैदान में थे। जी कुशवाहा जी, मैं आपको बताऊं, राज बहादुर सिंह सांसद रहे, उनका कार्यकाल भी ठीक रहा, लेकिन पार्टी में कोई ऐसा कोई एक्टिविटी लगी नहीं ताकि उनको फिर से प्रत्याशी बनाया जाए। लेकिन पार्टी को एक महिला, ओबीसी महिला की तलाश थी जिले में, जो लता वानखेड़े जी को ने एक बार टिकट देकर प्रत्याशी बनाया है। जी, हम जानना चाहेंगे कि लता वानखेड़े जी को संगठनात्मक अनुभव है और साथ ही साथ विभिन्न पदों पर ये जो सुशोभित भी हैं, तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए कि लता वानखेड़े को यहां से उतारना बीजेपी के लिए कितना लाभदायक हो सकता है? लता वानखेड़े जी का लगभग 40 साल का सफर बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ है, जो आज उन्हें प्रेस वार्ता करके सागर में जानकारी दी है। लता वानखेड़े जी पंच से लेकर महिला आयोग की प्रदेश अध्यक्ष भी रही, राज्यमंत्री का दर्जा भी रहा उनके ऊपर और अन्य प्रकार की जवाबदारी भी रही। उनको कई सम्मान, छोटे बड़े से लेकर कई सम्मान भी मिले हैं। वर्तमान में विदिशा संगठन की प्रभारी भी हैं, वो प्रदेश मंत्री भी हैं वर्तमान में, वो कुर्मी समाज की क्षत्रिय प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो अन्य पदों से हैं। पार्टी ने सारी सर्वे करने के बाद उन पर संपूर्ण विश्वास जताया है, तो संभवतः पार्टी को जीत निश्चित मिल सकती है उनको टिकट देने के बाद। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम योजनाएं बीजेपी केंद्र सरकार योजनाएं चला रही है और राज्य सरकार भी तमाम योजनाएं चला रही है, तो इस सीट पर इन योजनाओं का कितना लाभ मिल सकता है? जी, आज एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गौरव चौधरी जी ने जानकारी दी। जाओ पेटी उन्होंने लॉन्च की है, पूरे प्रदेश में एक खास कार्यक्रम रहा। मतदाताओं से एक अनेक प्रकार का सम्मेलन करके अपने विधानसभा पे जाके सुझाव मांगेंगे, क्योंकि पिछला उन्होंने प्रकाश किया है जो कमी उनमें रही है, सारा सुझाव से एक ड्राफ्ट पेटी पर डाला जाएगा और जिला स्तर कार्यालय में खोला जाएगा और संगठन के माध्यम से प्रदेश स्तर को भेजा जाएगा। प्रदेश स्तर के नेतृत्व अपने केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगा और लोगों का सुझाव जानेगा और ये कमी भी जानेगा कि अभी पार्टी के अंदर क्या कमी नहीं, विकास को लेकर किन कमियों पर पार्टी खड़ी नहीं उतरी है, तो पब्लिक का सुझाव भी मांग रही है पार्टी अन्य विकास को लेकर। जी, इससे तो लोगों का मत वो जान सकेगी बीजेपी और इससे उसे चुनाव लड़ने में आसानी हो सकती है। लेकिन इस समय अगर जो महिलाओं की बात करें, यहाँ पर महिला उम्मीदवार उतारा गया है सागर से, तो अगर जो महिलाओं की बात करें तो बीजेपी को लेकर के महिलाओं के बीच क्या कुछ सुगबुगाहट इस समय देखी जा सकती है? भारतीय जनता पार्टी का जैसे दावा रहता है 50% आरक्षण महिलाओं को लेकर, उसी दावे को पूर्ण करते हुए उन्होंने अपनी प्रत्याशी महिला बनाई है। उनका दावा ये है कि भारतीय जनता पार्टी 50% महिला आरक्षण देती है और उसी को लेकर उनका दावा रहा, इसलिए लता वानखेड़े जी को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया सागर से। और रही बात विकास की,
मोदी की जो योजना है उन पर संपूर्ण काम लगभग हो ही रहा नहीं है। नहीं, तो आंतरिक प्रत्याशी विकास बनाया अच्छा गया हुआ है। है, ये ठीक है, बीजेपी ने इनको प्रत्याशी बना करके जनता के बीच भेज दिया है, अब ये चुनाव लड़ेंगी। लेकिन सवाल यह है कि इनके बारे में, इन प्रत्याशी के बारे में जिसे बीजेपी ने अपना योद्धा बना करके सागर के समर में भेजा है, वहां पर महिलाओं के बीच इनकी क्या सुगबुगाहट है? महिला मोर्चा के पूर्व में जिलाध्यक्ष भी रही हैं और महिलाओं की पोजीशन की पकड़ ठीक मानी जाती है। लेकिन निजी खबर के माध्यम से जानकारी ये प्रकाशित हुई थी कि जो हमारा जिला नेतृत्व है वो इन पर संतुष्ट लगभग नहीं दिख रहा है। इनको टिकट मिलने के बाद सब लोग एक साथ एकजुटता अभी तक नहीं दिखी है। इसलिए प्रकाशित खबर के माध्यम से आज जानकारी दी गई है कि संभवतः हो सकता है कि नेतृत्व इनका टिकट बदल सकता है, क्योंकि अब का संगठन जो अपना जिला स्तरीय संगठन है वो कहीं ना कहीं एकजुटता नहीं दिख रही इनके प्रति, इनको टिकट मिलने के बाद। तो जिला संगठन इनके प्रति असंतुष्ट क्यों दिख रहा है? जी, अन्य जो दावेदार थे हमारे सागर में वो लगभग सबसे एक दावेदार जो थे मंत्री लेवल के, विधायक लेवल के जो नीचे के होते हैं उनको टिकट की दावेदारी कर रहे थे, तो उनको टिकट मिला नहीं। तो उनको मनाने में कितनी कामयाब होती लता वानखेड़े, ये तो आगे वाला समय ही बताएगा। जी, यानी कि अभी मान मनोवल का क्रम जारी रहेगा। लता वानखेड़े को लेकर के कांग्रेस के खेमे में क्या सुगबुगाहट है? इनके जो विपक्ष में क्या, किनको उतारने की कवायद वहां पर चल रही है? क्या कुछ राजनीतिक गलियारों से आपको पता लग पाया है? कांग्रेस का तो मानना ये है कि हमारे जो दावे हैं, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी जो स्कीम की योजनाएं थी उनको अभी तक हम लोग उनकी जो टाइम, अब मोदी किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस बात करती है कि आप एक सुझाव मांगते हो तो किसान दिल्ली का रुख कर रहे हैं। किसान आपकी पार्टी के किसानों को संतुष्ट क्यों नहीं है? एक तरफ आप कहते भारतीय जनता पार्टी किसानों की यशस्वी पार्टी है और आपकी पार्टी होते हुए किसान असंतुष्ट क्यों दिख रहे हैं? ये हम लोगों ने सवाल किया था। जी, तो लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर के जो कांग्रेस है वो बीजेपी को यहां पर घेरने के लिए उतारू होने वाली है, यानी कि तैयारियां किसानों को मुद्दे को लेकर के यहां पर होगी। और दूसरी बात, अगर युवाओं की बात करें तो युवा कितने संतुष्ट दिख रहे हैं बीजेपी से सागर में? जी, युवाओं के लिए तो 2 करोड़ नियुक्तियों को लेकर जो वादे किए थे अभी तक तो बेरोजगारी है देश में और संपूर्ण नहीं हुए, लेकिन उनकी आगे की तैयारी में बताते हैं कि युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। लगभग जो स्कीम उन्होंने निकाली थी युवाओं के प्रति, वो स्कीमों जो लागू चल रही, काम चल रहा है, उनकी ये बातें रहती हैं कि युवाओं के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बेरोजगारी रही है। जी, देखिए, आपकी आवाज प्रॉपर वे में हमारे पास आ नहीं पा रही है, गूंज के आ रही है, लेकिन जहां तक हम समझ पाए हैं कि आप युवाओं को कुछ संतुष्ट बता रहे हैं, तो क्या अगर जो बीजेपी के प्रति उनका झुकाव है या कांग्रेस की जो बातें हैं बेरोजगारी को लेकर उनके प्रति वो झुक रहे हैं, किधर उनका झुकाव ज्यादा दिख रहा है? पुष्पा जी, मैं आपको बताऊं, युवाओं तो संतुष्ट नहीं है इस पार्टी से जी, क्योंकि ये बेरोजगारी तो कितनी सीमा की रही है ये तो आप जान ही सकते हैं। बेरोजगारी की वजह से कई जो नौकरियां हैं वो प्राइवेटीकरण कर दिया गया है, पूरे देश में प्राइवेटीकरण चल रहा है। आप व्यापम करने नहीं, पटवारी घोटाला देख लीजिएगा, अन्य प्रकार की नौकरियों पर बेरोजगारों को वैकेंसी कहाँ से लोग दे रहे हैं? बेरोजगार संतुष्ट नहीं है पार्टी से। बेरोजगार तो ये चाहते हैं, जो युवा है तुमको तो रोजगार ही चाहते हैं, इसलिए पार्टी रोजगार नहीं दे पाए जो वादा किया था। जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि सागर के जातीय समीकरण क्या कहते हैं और कौन सी जाति वर्ग के लोग जो है बीजेपी को लाइक करते हैं और कौन कांग्रेस की तरफ हैं, और साथ ही साथ अगर जो आदिवासी यहां पर हैं तो आदिवासी किसकी ओर झुक रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, पार्टी ने इसी समीकरण को सामने के लिए ओबीसी कैंडिडेट को उतारा है। तो ओबीसी से आती है लता वानखेड़े जी, सुन्नी समाज से उन्होंने बताया, सुन्नी समाज की वो आती हैं, ओबीसी समुदाय से आती हैं, तो कहीं ना कहीं ओबीसी को साधने के लिए इन्हें टिकट दिया है, तो उससे भी ये पा सकते हैं। ओबीसी को उन्हें साधा है, ओबीसी को साधने की पूरी कोशिश रही है, और एक महिला के नाते इन्हें टिकट दिया है। महिला का लगभग फाइनल तक सागर विधानसभा की महिला होना चाहिए, तो लगभग सर्विकॉन का जो हुआ है फाइनली मान के उन्होंने टिकट दिया है। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस सीट पर इतनी तमाम जानकारी देने के लिए। आप नज़र बनाए रखिएगा, कभी भी हम आपको इस विषय पर चर्चा के लिए बुला सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि बीजेपी के जो योद्धा हैं लता वानखेड़े, ये सागर में उतर तो चुकी हैं, लेकिन जिला जो संगठन है इनसे नाराज दिखाई दे रहा है। अब कितना मना पाती हैं? अगर मना लेंगी तो टिकट में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन अगर जो नहीं मान पाते हैं लोग तो दिक्कतें सामने आ सकती हैं। यह भी देखने वाली बात है कि युवा यहाँ पर अभी जो बेरोजगार हैं वो भी शायद नाराज हैं। तो कुल मिलाकर के देखना यह होगा कि पहले संगठन मजबूत हो, संगठन इनके साथ आए तो फिर स्थितियां सही हो सकती हैं। लेकिन यह भी देखने वाली बात है कि कांग्रेस किन्हें उतारती है। अब रुख करते हैं दूसरे लोकसभा सीट टीकमगढ़ की ओर। टीकमगढ़ से हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक प्रत्याशी बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं इनके राजनीतिक सफर के बारे में। टीकमगढ़ से पहले डॉक्टर वीरेंद्र खटीक सागर से 4 बार सांसद रह चुके हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में टीकमगढ़ से पहली बार सांसद बने थे। आपको बता रहे हैं हम राजनीतिक सफर 2014 और 2019 में भी इन्होंने जीत दर्ज की थी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी ने इन्हें टीकमगढ़ से उतारा है। अब आपको बताएं कि टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र का वर्तमान स्वरूप वर्ष 2009 के चुनाव से अस्तित्व में आया। इस लोकसभा सीट की खास बातें बता रहे हैं। 2009 में खजुराहो अलग सीट बना दी गई यहां से, और अधिकांश समय यह सीट आरक्षित रही है। लोकसभा सीट की खास बातें मैं आपको बता रहा हूं। टीकमगढ़ की वर्ष 2009 से यह एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। यह सीट एससी वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक यहां से तीसरी बार सांसद हैं, और जबकि 20 वर्ष से कांग्रेस यहां पर वनवास झेल रही है। यह भी देखने वाली बात है, 20 वर्ष से खाता नहीं खुला है। वर्ष 2004 के चुनाव के बाद से ही यहां बाहरी प्रत्याशियों का कब्जा रहा है। अब हम आएंगे टीकमगढ़ 2019 लोकसभा चुनाव की स्थितियों पर, किसको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं पाई चार्ट के माध्यम से। तो पाई चार्ट के माध्यम से टीकमगढ़ पार्टियों को कितने प्रतिशत वोट मिले? बीजेपी को 61.30, कांग्रेस को 29.56% और बसपा को 3.8%। ये हैं फुल स्क्रीन। अगर जो इसे देखें तो टीकमगढ़ में बीजेपी को 61.30%, कांग्रेस को 29.56% और बसपा को 3.88%। थोड़ा सा कोने में झांक लीजिए, यहां पर वीरेंद्र कुमार खटीक यानी कि 2019 में भी ये प्रत्याशी रहे हैं, किरण अहिरवार कांग्रेस से और आरडी प्रजापति यहां पर बसपा से चुनाव लड़े हैं। ये आपने देखा। अब हम आपको बताएंगे कि 2019 लोकसभा चुनाव में 2014 लोकसभा चुनाव के सापेक्ष किसको मत प्रतिशत में इजाफा हुआ और किसके मत प्रतिशत में जो गिरावट दर्ज की गई। तो बीजेपी पर 6.30% की बढ़ोतरी हुई, कांग्रेस को 1.60% की बढ़ोतरी हुई, और वहीं बसपा में गिरावट आई, उसके मत प्रतिशत में 2.32%। इसे अगर जो फुल स्क्रीन देखेंगे तो यहां और बढ़ा करके हम आपको दिखा दिए। बीजेपी को 6.30% का मत प्रतिशत में इजाफा हुआ और कांग्रेस को 1.60% का यहां पर इजाफा देखा जा रहा है। तो अब आपको बताएं कि अब बसपा की यहां पर अगर जो स्थिति देख रहे हैं तो 2.30% यहां पर गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट क्यों दर्ज की गई है? वीरेंद्र कुमार खटीक जो हैं, वास्तव में अगर जो कहा जाए कि इससे पहले, इस लोकसभा चुनाव से पहले 4 बार ये सागर से सांसद रह चुके हैं, 4 बार सांसद रह चुके हैं। और इसके बाद जो है इनकी स्थिति ये है कि यहाँ पर इन्हें जो बीजेपी ने 6.3% का यहाँ पर ये चुनाव लड़े हैं तो इजाफा हुआ है। यहाँ पर बीजेपी के मत प्रतिशत में यहाँ इजाफा हुआ है। एक बार पाई चार्ट हम अगर जो दिखा दें तो टीकमगढ़ में जो पार्टी 2019 में पाई चार्ट के माध्यम से एक बार हम आपको और दिखा रहे हैं कि किसको कितने प्रतिशत मत मिले। तो बीजेपी को 61.30% मत मिले हैं और कांग्रेस को 29.56% और बसपा को
8% मत मिले हैं। ये हैं। और थोड़ा सा कोने में झांक लीजिए तो वीरेंद्र कुमार खट्टिक यहाँ पर एक बार फिर जो अभी प्रत्याशी बनाए गए वो यहाँ पर चुनाव लड़े थे। किरण अहिरवार जो है कांग्रेस से और आरडी प्रजापति यहाँ पर बसपा से चुनाव लड़ी थी तो लड़े थे। कुल मिलाकर के अब देखते हैं अगले लोकसभा की ओर हम रुख करेंगे और अगला लोकसभा है दमोह। ये अगली लोकसभा सीट की तरफ रुख करेंगे और अगली लोकसभा सीट है सतना की, जहां से गणेश सिंह को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने और सतना के समर में गणेश सिंह को उतारा है। आइए इनके राजनीतिक सफर पर नजर डालते हैं। लॉ कॉलेज के महासचिव और छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं ये गणेश सिंह। आपको बताएं 1994 में जिला पंचायत सदस्य बने थे। 1994 में ये जिला पंचायत सदस्य बने थे और 1999 में सतना जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं। आप देख सकते हैं इन्हें। 2004 में बीजेपी के टिकट पर पहली बार ये सांसद चुने गए। 2004 से लगातार सतना लोकसभा सीट से ये संसद के सदस्य हैं। फुल स्क्रीन आप देख सकते हैं। 2023 में सतना सीट से विधानसभा चुनाव लड़े ये 2023 में जो अभी पिछले, और 4400 वोटों से इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। यह हार का सामना करने के बाद भी केंद्र की ओबीसी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं और आपको बता दें कि कई केंद्रीय समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं। ये गणेश सिंह की बात हम कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश संगठन में रह चुके हैं, प्रदेश के मंत्री। तो ये तमाम बातें हैं। विधानसभा चुनाव प्रबंध समिति के भी ये सदस्य रह चुके हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो इनके साथ हैं। गणेश सिंह के राजनीतिक सफर के बारे में हमने बताया, संगठनात्मक रूप से ये क्या क्या काम कर चुके हैं इनके बारे में बताया। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में ये हार का सामना कर चुके हैं। अब आइए 2019 के लोकसभा चुनाव की हम बात कर लें। किस पार्टी को कितने प्रतिशत मत मिले थे। पाई चार्ट के माध्यम से बीजेपी को 52.87% मत मिले हैं और कांग्रेस को 32.08% मत मिले हैं। यही बसपा को 9.87% मत मिले हैं। थोड़ा सा कोने में जाइए और प्रत्याशियों पर भी आप नजर डालिए तो गणेश सिंह 2019 में भी चुनाव लड़े थे, जीते थे। गणेश सिंह इस बार भी बीजेपी इनको रिपीट कर रही है सतना सीट से। राजाराम त्रिपाठी कांग्रेस से यहाँ पर दिख रहे हैं। कोने में आप देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर बाद आएगा नाम, तो कोने में आप देखिए राजाराम त्रिपाठी कांग्रेस से यहाँ पर चुनाव लड़े थे। दूसरे नंबर पर ये रहे, इनको 32.08% वोट मिले। वहीं अगर जो अच्छेलाल कुशवाहा की बात करें तो बसपा से ये चुनाव लड़े थे और 9.87% इनको मत मिले थे। अब हम आपको बताते हैं कि 2019 में 2014 के सापेक्ष किसको मत प्रतिशत में हानि हुई, किसको लाभ मिला। आइए हम इस कॉलम चार्ट के माध्यम से इसे देखते हैं। बीजेपी को 11.79% का यहां पर वृद्धि दर्ज की गई, इजाफा हुआ है और कांग्रेस को 8.05% का नुकसान झेलना पड़ा है। साथ ही साथ बसपा को भी यहां मत प्रतिशत में नुकसान झेलना पड़ा है, 3.77% का नुकसान हुआ है। यानी कि लोकसभा चुनाव में जितने ये मत इनको मिले थे उससे कांग्रेस और बसपा को यहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में नुकसान झेलना पड़ा है। और वहीं बीजेपी की अगर जो बात करें तो बीजेपी को 11.79% का जो है ये इजाफा हुआ है इनके मत प्रतिशत में। गणेश सिंह यहां पर प्रत्याशी थे और ये विजयी होकर के सांसद बने और इस बार बीजेपी जो है इनको पुनः जो है रिपीट कर रही है एक बार पुनः, और इनके बारे में भी हमने आपको बता दिया। लेकिन एक बात जो 2023 के विधानसभा में कई सांसद चुनाव लड़े थे, इनको भी बीजेपी ने विधानसभा यानी कि एमएलए का टिकट दिया था और विधानसभा चुनाव लड़ाया था। लेकिन स्थितियां वहां पर ये थी कि ये गणेश सिंह विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन पुनः इन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया है। किन कारणों से, क्या कारण हो सकते हैं, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। हमारे संवाददाता रविशंकर पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता
सतना से। जी रविशंकर, एक बात देखने को मिल रही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में काफी बढ़त, एक तरह से कह सकते हैं मत प्रतिशत में 2014 के सापेक्ष यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर वही चार्ट दिखाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि हम उसी पे बातचीत कर रहे हैं। तो रविशंकर पाठक, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें 2023 का जो है 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, विधानसभा में इन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब फिर इन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया गया। यह बात समझ में नहीं आती, कारण क्या है? जी जी देवेंद्र जी, बता दें कि सांसद गणेश सिंह को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट भाजपा से दिया गया है। और जहां तक सतना शहर की बात की जाए तो यहाँ पर सभी दलों को मतदान होते हैं और ग्रामीण अंचल में अधिकतर सांसद सिंह को पसंद किया जा रहा है। खास बात यह है कि जहां जातिगत आधार देखा जाए तो इनका बैंक वोट भी काफी अच्छा है और अन्य इनके सामने जो विरोधी दल खड़े होते हैं वो प्रत्याशी सशक्त नहीं होते हैं। लिहाजा अभी विधानसभा में हार का मुंह इनको अवश्य देखना पड़ा था, लेकिन लोकसभा में इनको अच्छी बढ़त 2019 में मिली थी और इसी को देखते हुए एक बार फिर से सांसद गणेश सिंह को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लगातार एकता बनी हुई है, जिसको लेकर ग्रामीण अंचल में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक दूसरी पार्टी के लोगों ने कोई प्रत्याशी बनाने में अभी काफी पीछे है। लिहाजा भाजपा इसमें सबसे आगे है। और बैंक वोट की बात की जाए तो इनका बैंक वोट भी अच्छा है, लेकिन विधानसभा में इनको हार का मुंह अवश्य देखना पड़ा था। जी, विधानसभा में हार का अवश्य मुंह देखना पड़ा था, लेकिन लोकसभा का टिकट दिया गया है। और ये गुणों के कारण, किन किन गुणों के कारण आप ये तो बता सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि सतना के जातीय समीकरण क्या कहते हैं? जी देवेंद्र जी, बता दें सतना के जातीय समीकरण तो यहाँ ओबीसी का अच्छा खासा बैंक वोट है और यहाँ पर खुद सांसद गणेश सिंह पटेल समुदाय से आते हैं और इनके काफी वोट पटेल समुदाय के हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो पटेल समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी इनको पसंद करते हैं, लेकिन सतना में जहाँ इनको एक वर्ग विशेष के लोगों ने दिया, जिसके कारण इनकी अच्छी खासी हार भी हुई। लिहाजा अब उसकी भरपाई करने के लिए एक बार भाजपा ने फिर इनको चुनाव मैदान है। बता दें कि ग्रामीण अंचल में देखा जाए तो इनका अच्छा खासा बैंक वोट है और इनके खुद वर्ग के लोग, मतलब कि पटेल समुदाय के लोग इनको अच्छा वोट बैंक मानते हैं और इनको वोट देते हैं, जिससे इनके पिछले बार लोकसभा चुनाव में कम से कम 2.5 लाख से अधिक वोटों से इन्होंने चुनाव जीत दर्ज की थी। और उसी के चलते यहाँ पर भाजपा से भी कोई सशक्त उम्मीदवार सामने नहीं आ रहा था। लिहाजा दो लोग अवश्य यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगाकर या कि अन्य शिविर लगाकर कुछ काम कर रहे थे, लेकिन पार्टी की पहली सांसद गणेश सिंह देखी गई। और लिहाजा ये बता दें कि यहाँ पर जहाँ बैंक वोट की बात हो रही है, यहाँ पर ब्राह्मण समुदाय भी ऐसा है तो सांसद गणेश सिंह को पसंद करता है। लिहाजा इसी के चलते इनको 2.5 लाख वोटों से अधिक मतदान से ये विजय हुए थे। ऐसा कुछ मामला सतना का बताया जा रहा है। अगर महिलाओं की बात करें तो इस सीट पर महिलाओं की क्या सुगबुगाहट है, क्या स्थिति है, क्या सोचती हैं? जी जी देवी जी, बता दें महिलाओं में इस बार तो अच्छा खासा लाडली बहना योजना का लाभ है। बीजेपी को, सत्ताधारी पार्टी को मिला था और पिछले बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब लाडली बहना योजना का कोई लाभ या इस तरह की कोई योजना नहीं चलाई जा रही थी। लिहाजा इस बार भी लाडली बहना योजना का लाभ इनको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन विधानसभा में जहां लाडली बहना योजना का लाभ सतना विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी को नहीं मिला था, लिहाजा इस बार हो सकता है लाडली बहना योजना का लाभ ग्रामीण अंचल में महिलाओं का प्रतिशत अधिक होता है, जिसके चलते यहाँ पर यह समझ में आ रहा है कि जहाँ पर महिलाएं इनको पसंद करती हैं और लाडली बहना योजना में मोदी के नाम पर वोट देती हैं, खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना हो, योजनाएं हो, इस तरह की योजनाएं। जी और जी हम ये भी जानना चाहते हैं। जी जी जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात। जी हम बता दें कि इस समय
भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कई तरह के हितग्राही मूलक काम किए जा रहे हैं, जिसका अच्छा खासा प्रभाव ग्रामीण अंचल में देखा जा रहा है। लेकिन शहर में उतना अच्छा प्रभाव नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि अधिकांश गरीब तबका का लोग ग्रामीण अंचल में निवास करता है और शहरों में जाकर काम करता है। इसलिए शहर में तो वोट प्रतिशत का नहीं बढ़ता हुआ दिखाई देता, लेकिन ग्रामीण अंचल में सत्ताधारी पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत अवश्य बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी गणेश सिंह को व्यापारी कितना पसंद करते हैं? गणेश सिंह के साथ तो व्यापारी दिख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एक वर्ग विशेष सतना में अधिकांश निवास करता है, वह वर्ग इनको पसंद नहीं करता। लिहाजा उसी का खामियाजा भुगतते हुए इन्होंने विधानसभा का हार का मुंह देखना पड़ा था। सतना में नजीराबाद हो या अन्य ऐसे क्षेत्र हो जहां पर इनको कम वोट मिले, लिहाजा इसी के लिए ये हार का मुंह को देखना पड़ा था। जी देवन जी, तो क्या उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में इस यहाँ से पुनः इनको वोट मिलेगा या फिर खामियाजा कुछ भुगतना ही पड़ सकता है इनको? जी देवन जी, बता दें कि लोकसभा में अन्य पार्टियों के प्रत्याशी अभी कोई सामने नहीं आ रहे हैं और यहाँ पर कोई मजबूत प्रत्याशी भी दिखाई नहीं दे रहा था। लिहाजा यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी ने महापौर में वर्तमान विधायक को भी खड़ा किया जो कि चाहते हैं, अब उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन विधानसभा में जीत अवसर हासिल की थी। लेकिन अब यह बात समझ में आ रही है कि लोकसभा में यदि कोई मजबूत दावेदार अन्य पार्टियों के द्वारा नहीं उतारे गए तो इनका वोट प्रतिशत बढ़ेगा और ये जीत भी हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से अगर जो देखा जाए तो कांग्रेस के खेमे में किसका नाम जो है आगे चल रहा है? कांग्रेस खेमे की बात की जाए तो यहाँ पर सतना में विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा है और इनके पिता स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा अच्छी खासी पकड़ कुशवाहा समाज और ओबीसी में रखते हैं। लेकिन एक बार सांसद बनने के बाद दोबारा वो सांसद नहीं बन पाए और न ही विधानसभा में ही विधायक बन पाए हैं। लिहाजा वर्तमान में तो विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जीत अवसर की है, लेकिन अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि सतना जिले में इनको टिकट मिलती है या कि नहीं मिलती। हाँ, यदि इनको टिकट सतना से मिलती है तो माने मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, यह बात अवश्य देखी जा रही है। जी बिल्कुल, यानी कि मुकाबला दिलचस्प हो सकता है अगर कांग्रेस अगर जो बढ़िया प्रत्याशी उतार दे तो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए रविशंकर पाठक जी, इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के देखें, आज हमने 4 सीटों के बारे में चर्चा की और इन 4 सीटों पर जो बीजेपी ने अपने योद्धा उतारे हैं उनकी बारीकियां, उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में हमने आपको जानकारी दी। हालांकि जो सफलता है वो जनता के मत के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि हमने ये भी आपको बताया कि 2019 में बीजेपी की क्या स्थिति थी, कांग्रेस की क्या स्थिति थी और तीसरे नंबर पर कौन सी पार्टी थी। हालांकि जो है 2019 से परिस्थितियां 2024 में जरूर कुछ बदली होंगी, लोगों के मानसिकता में भी बदलाव आया होगा, लेकिन वो बदलाव कितना आता है और किनके प्रति झुकता है ये देखने वाली बात होगी। और यही हमने समझने की कोशिश की अपने संवाददाताओं के माध्यम से। तो इसमें बीजेपी अभी आगे जाती दिख रही है, लेकिन जब कांग्रेस या अदर पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी इस चुनावी रण में उतारेंगी तो उसके बाद देखा जाएगा कि वास्तव में योद्धा कितना बलशाली और सशक्त है और किस दल का। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।